हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय न्यूज़ वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं श्याम शर्मा सर का एक वीडियो है जिसका टाइटल है हाउ डिड द इंडियन आर्मी बिकम द गीगा चैड आर्मी। तो चलिए शुरू करते हैं। 3, 2, 1। देखिए, इंडिया में जनरली लोग हर एक चीज पे एक दूसरे से झगड़ते हैं, डिसएग्री करते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो क्रिकेट हो, यहाँ तक कि उनका फेवरेट बिग बॉस कंटेस्टेंट ही क्यों ना हो। लेकिन एक चीज जिस पर पूरा इंडिया जनरली एग्री करता है वो ये है कि उनकी आर्मी कितनी बैडास है। कितना भी नुकसान हो जाए, जिसमें जान माल सब शामिल है। That country says it has destroyed a militant camp inside Pakistan in an overnight airstrike across the ceasefire border known as the Line of Control. Rare video of a border clash between Indian and Chinese troops has gone viral on social media. कारगिल का समय ऐसे तो हम जानते हैं कि इंडियन आर्मी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन एक्चुअली कितनी स्ट्रांग है? इंडियन आर्मी को अगर कंपेयर करें दूसरे सुपर पावर्स की आर्मी से, जैसे कि अमेरिका, रशिया और एक नया राइजिंग सुपर पावर यानी China, 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 China. उनके कंपैरिजन में इंडियन आर्मी कितनी स्ट्रांग है? तो देखिए, देयर इज सम गुड न्यूज एंड अनफॉर्चुनेटली देयर इज आल्सो सम बैड न्यूज। तो आइए मिलकर देखते हैं। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन एक समय था इंडिपेंडेंस के आसपास जब इंडिया की पॉलिटिकल लीडरशिप ये मानती थी कि इंडियन आर्मी एक्चुअली अननेसेसरी है। नेहरू जी एक समय पर मानते थे कि इंडियन आर्मी की भारत को एक्चुअली जरूरत नहीं है उतनी, और जो भी प्रॉब्लम्स है दूसरे देशों के साथ वो डिप्लोमेटिकली सॉल्व किए जा सकते हैं। उसके बाद लोग सरप्राइज होते हैं कि नेहरू जी की लीडरशिप में इंडिया ने इतनी जमीन कैसे खो दी। जब पाकिस्तान पीओके ले रहा था और चाइना अक्साई चीन ले रहा था तो नेहरू जी ऐसे रिस्पॉन्ड कर रहे थे, यहाँ तक कि आर्मी के साइज को और आर्मी पर होने वाले डिफेंस एक्सपेंडिचर को भी घटा दिया गया था। और इसी के कारण 1962 में जब चाइना ने इंडिया पर अटैक किया तो इंडिया वाज कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड। थैंकफुली इंदिरा गांधी के आने के बाद इस दिशा में कुछ सीरियस ध्यान दिया गया। 1962 की ह्यूमिलिएशन के बाद और 1965 के इंडिया पाकिस्तान के वॉर के बाद इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग क्रिएट किया ताकि इंडिया के बाहर फॉरेन देशों में क्या चल रहा है, वो इंडिया के खिलाफ क्या प्लान्स बना रहे हैं, उस पे फॉरेन इंटेलिजेंस प्रॉपर्ली सिस्टमैटिक तरीके से कलेक्ट किया जाए। इंदिरा गांधी चाहती थी कि इंडिया की आर्मी कंपेयर टू नेहरू जी एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी रहे ताकि पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका जैसे सुपर पावर से भी अपने आप को डिफेंड कर सके। और इन सारे एफर्ट्स का नतीजा ये रहा कि 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ तो इंदिरा गांधी की लीडरशिप में इंडियन आर्मी ने सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को वैसे पीटा जैसे आपकी मम्मी आपका रिपोर्ट कार्ड देख के आपको पीटती है, और बांग्लादेश को लिबरेट भी करवाया पाकिस्तान से। इस जीत का एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा इंडिया के ऊपर कि भाई इंडियन आर्मी का मोटिवेशन वापस बढ़ा 1962 के बाद, और इंडिया की आर्मी का जो इमेज था इंडिया के लोगों की आंखों में वो भी बहुत इंप्रूव हुआ। उसके बाद से इंडियन आर्मी की एक रेपुटेशन रही है कि वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत डिटर्मिन्ड है एंड आर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू बीट। और इस एटीट्यूड को परफेक्टली 1999
के कारगिल वॉर में शोकेस किया था इंडियन आर्मी ने, जब पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके कारगिल सेक्टर के ऊंचे पहाड़ों पर अपने ट्रूप्स और मिलिटेंट्स डिप्लॉय कर दिए थे। इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय के अंडर कारगिल हाइट्स पर अपने पोस्ट वापस लेने के लिए एक एक्शन लिया और हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर की वजह से यह मिशन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था इंडिया के लिए। पाकिस्तानी आर्मी ने माउंटेन टॉप्स पर बहुत एडवांटेजेस पोजीशंस ले रखी थी और इंडियन आर्मी को नीचे से उन एरियाज को कब्जा करना था, तो उनके पास एक बहुत बड़ी मैसिव डिसएडवांटेज थी। लेकिन थ्रू देयर इनक्रेडिबल ब्रेवरी एंड शेयर डिटर्मिनेशन इन यंग आर्मी ऑफिसर्स की वजह से इंडिया इन एरियाज को कैप्चर कर पाया और पाकिस्तान को फिर से युद्ध में हराया। तोलोलिंग, टाइगर हिल और बटालिक सेक्टर्स जैसे बहुत इंप्रेसिव विक्ट्रीज जीती थी इंडिया ने, और ये इस वजह से हुआ था क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ यंग इंडियन ऑफिसर्स ये जानते हुए कि ये पहाड़ पर चढ़ेंगे तो उनको डायरेक्टली एनिमी आर्टिलरी और मशीन गन फायर का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों की जान जाएगी, लेकिन उसके बावजूद वो जरा सा भी नहीं चूके और कसम खा रखी थी कि भारत का 1 इंच दुश्मन के हाथों में नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर आर्मी ने बोफोर्स आर्टिलरी का भी बहुत इफेक्टिव यूज करके दिखाया था। उसके बाद 1990s और 2000s के दौरान सेना की मॉडर्नाइजेशन पर कुछ थोड़ा ध्यान दिया गया। 1990s में अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल प्रोग्राम्स का काफी प्रोग्रेस हुआ, जो कि डिटरेंस और स्ट्राइक कैपेसिटी को भी इंप्रूव करता है भारत का। 1974 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी ने टेक्नोलॉजी डिनायल सैंक्शंस लगाए थे भारत के ऊपर, जो इंडियन मिलिट्री के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स और सिविल ब्यूरोक्रेट्स ने डुअल यूज सिविलियन टेक्नोलॉजीज पर फोकस बढ़ाया, जैसे कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। इंडिया ने SLV-3 डेवलप किया, जिसका मोटर कुछ लोगों के मुताबिक पहला अग्नि टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर माना गया था। तो सिविलियन यूज चीजें डेवलप करके उसका एप्लीकेशन फिर मिलिट्री में भी किया गया इंडिया के द्वारा, और ये बहुत स्मार्टली किया गया। इसके बाद भारत ने UAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और थर्मल इमेजिंग सिस्टम जैसे मॉडर्न टूल्स को अडॉप्ट करना शुरू किया। 1996 में पहली बार UAVs को आर्मी में इंडक्ट किया गया। 2002 में डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर इंट्रोड्यूस की गई, जो फॉरेन इंपोर्ट्स और इंडिजिनस प्रोडक्शन के बीच बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करता। ACCCS यानी प्रोजेक्ट शक्ति इंडियन आर्मी का पहला टैक C-31 सिस्टम है जो डिप्लॉय किया गया था, जिसमें शक्ति आर्टिलरी फायर पावर को ऑपरेशनल और टैक्टिकल लेवल्स पर कंसंट्रेट करने की कैपेबिलिटी दिखाई गई थी। इस समय पर डिफेंस इंपोर्ट्स भी काफी बढ़ाए गए थे इंडियन आर्मी को और मॉडर्नाइज और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जैसे इजराइल से सर्वेलेंस और रेडार सिस्टम्स जैसे कि फाल्कन AWACS और हेरॉन ड्रोन्स परचेज किए गए थे। रशियन टैंक्स जैसे कि T-90 टैंक्स, इनके अलावा MiG-29 और सुखोई 30 फाइटर जेट्स भी इंपोर्ट किए गए थे। 2008 में इंडो US डिफेंस टाइज में इंप्रूवमेंट आया और C-130J सुपर हर्क्यूलिस और P-8I पोसाइडन जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट भी परचेज किए गए। लेकिन इन सब के बावजूद यूपीए सरकार में 2004 से 2014 के बीच में डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की जो स्पीड थी वो काफी स्लो हो गई थी। यूपीए के समय पे डिफेंस बजट में कुछ खास इंक्रीज नहीं हुआ, जिससे कि इंडियन आर्मी को एक प्रॉपर पेस पे मॉडर्नाइज किया जा सके। नए वेपन सिस्टम, वाइटल एयरक्राफ्ट और नेवल शिप्स का एक्विजिशन भी काफी डिले हो गया, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी को पुराने डिवाइसेस, पुरानी मशीन्स पर रिलाई करना पड़ रहा था। इसके साथ यूपीए गवर्नमेंट की पॉलिसी पैरालिसिस भी सेना को मॉडर्नाइज करने से रोक रही थी। इस पीरियड के समय पे डिफेंस स्कैंडल्स भी सामने आए थे, जैसे कि हेलीकॉप्टर स्कैम और तत्रा ट्रक स्कैंडल, जिसने आर्मी की एक्विजिशन प्रोसेस पर भी क्वेश्चंस खड़े कर दिए थे। उसके बाद 2014 में जब यूपीए गवर्नमेंट को रिप्लेस करके मोदी गवर्नमेंट आई थी, तो थैंकफुली डिफेंस सेक्टर में कुछ रैपिड चेंजेस आए उस समय पर। मोदी सरकार ने डिफेंस मॉडर्नाइजेशन को प्रायोरिटी दी और बहुत रैपिडली इंडियन आर्मी का मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस की शुरुआत करने की कोशिश की। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का एक नया चैप्टर शुरू किया गया। अभूतपूर्व सुधार हुआ है, जिसका लाभ निश्चित तौर पर डिफेंस सेक्टर को भी मिल रहा है। आज भारत का मंत्र है मेक इन इंडिया, फॉर इंडिया एंड फॉर द वर्ल्ड। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। हाल ही में 100 से ज्यादा सैन्य उपकरणों के आयात पर हमने रोक लगा दी है। मिसाइलों से लेकर के हल्के युद्धक हेलीकॉप्टरों तक, असॉल्ट राइफल से लेकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तक, सभी मेक इन इंडिया हो गए। इसमें इंडिया का गोल था कि इंपोर्ट्स को रिड्यूस करे और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जाए। 2014 के पहले 70% तक जो डिफेंसिव इक्विपमेंट था भारत का, वो इंपोर्ट किया जाता था। थैंकफुली गवर्नमेंट ने जो प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, उनकी वजह से
आज इंडियन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज लगभग 100 कंट्रीज में आर्म्स, एमिनेशंस और फ्यूजेस एक्सपोर्ट कर रही है। भारत के वेपन सिस्टम और प्लेटफॉर्म्स भी दुनिया भर में डिमांड में आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, डॉनियर 228 एयरक्राफ्ट जो एक वर्सेटाइल और रिलायबल मल्टी रोल यूटिलिटी एयरक्राफ्ट है, आर्टिलरी गन्स और रेडार्स, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल्स, अर्जुन MK-1A टैंक्स, पिनाका रॉकेट्स। रॉयल मलेशियन एयर फोर्स ने 18 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर भी दिया है। इनफैक्ट डिफेंस मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट के मुताबिक अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडोनेशिया और फिलीपींस भी तेजस में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तेजस को अफ्रीका में भी एक्सपोर्ट करने के प्लान्स आ रहे हैं। Reliable yet affordable weapons. Talks are underway with countries like Egypt and Nigeria. They're keen on India's Tejas jet. तो डेफिनेटली जहां तक एक्सपोर्ट की बात आती है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है, उसमें इंडिया ने कुछ स्ट्राइड्स लिए हैं। जहां पर 2004, 2005 टू 2013-14 में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट्स अराउंड 4000 करोड़ था। 2023-24 में इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स वर नियरली 22,000 करोड़ और ये पिछले फिस्कल ईयर से 32.5% ज्यादा है, जब पिछले फिस्कल ईयर में ये फिगर 16,000 करोड़ था और 2013-14 के कंपैरिजन में ये 31 टाइम्स बढ़ गया है। और भी प्लान्स है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को इंप्रूव करने के। रशिया के साथ AK-203 राइफल्स का प्रोडक्शन अमेठी में शुरू हो चुका है। फ्रांस के साथ राफेल जेट्स और स्कॉर्पियन सबमरीन्स की कोलैबोरेशन के साथ क्रिएट किए जा रहे हैं। इंडिया और यूएस के बीच जॉइंट प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स की डिस्कशन भी हो रही है। रीसेंट कोलैबोरेशन जैसे कि एयरक्राफ्ट इंजन्स और MQ-9 ड्रोन्स का जॉइंट प्रोडक्शन भी इंडिया और यूएस के बीच में बढ़ रहा है। उसके अलावा मिसाइल सिस्टम्स और UAV टेक्नोलॉजी में भारत और इजरायल की जॉइंट वेंचर्स ने एक नए बेंचमार्क सेट किए हैं। यूके के साथ एडवांस जेट इंजन रिसर्च के लिए भी कोलैबोरेशन शुरू हो चुकी है और थैंकफुली कुछ प्राइवेट कंपनीज भी पिछले 10 सालों में निकल कर आई हैं जो होपफुली डिफेंस सेक्टर में एक बड़ा की रोल प्ले करेंगी इन द कमिंग ईयर्स, जैसे कि टाटा एडवांस सिस्टम्स, महिंद्रा डिफेंस जो मिलिट्री मोबिलिटी सॉल्यूशंस डेवलप करता है, लार्सन एंड टूब्रो जो आर्टिलरी सिस्टम्स और नेवल वेसल्स के एक्सपर्ट्स हैं, कल्याणी ग्रुप जो वर्ल्ड क्लास आर्टिलरी गन्स और एम्यूनिशन डेवलप कर रहे हैं, JSW डिफेंस ये एक रिलेटिवली नए प्लेयर हैं जो ड्रोन्स और एरोस्पेस सिस्टम्स में फ्यूचर रेडी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। इंडिया के कुछ नए ड्रोन स्टार्टअप्स भी आए हैं जैसे कि आइडिया फॉर्ज और बॉट लैब डायनामिक्स। तो देखिए देयर आर सम क्लियर पॉजिटिव्स जो पिछले 10 सालों में डिफेंस मॉडर्नाइजेशन और इंडिजिनस कैपेसिटी को बढ़ाने में हमने हासिल किए हैं। इंडिया हैज डेफिनेटली मेड सम बिग स्ट्राइड्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो चैलेंजेस कुछ पहले थे इंडिया के, वो चैलेंजेस अभी भी रिमेन कर रहे हैं, जैसे कि इंडिया की आर्मी की बजटरी कंस्ट्रेंट्स। डिफेंस स्पेंडिंग तो बढ़ रही है लेकिन फिर भी मेजर पावर्स के कंपैरिजन में और जो ग्लोबल एवरेज है उसके काफी नीचे है। इसका मतलब एडवांस वेपनरी लेने में, डेवलप करने में इंडियन आर्मी को लिमिटेशंस आ जाती हैं। एक्सपर्ट्स के हिसाब से इंडिया का मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2023 में $83.6 बिलियन था, लेकिन उसके कंपैरिजन में यूएस का ऑलमोस्ट $1000 बिलियन था। चाइना वो सेकंड विद $300 बिलियन, रशिया का था $109 बिलियन। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया को डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी और स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस का सजेशन था कि डिफेंस बजट को जीडीपी का एटलीस्ट 3% तक लेकर आना चाहिए। यूएस बेस्ड थिंक टैंक फॉर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट स्टडीज के अकॉर्डिंग 2014 से 2022 के बीच में यूएस ने डिफेंस में उतना पैसा खर्च किया है जितना नेटो के बाकी 30 मेंबर्स ने मिलकर भी नहीं किया। तो जहां तक डिफेंस स्पेंडिंग की बात है, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स में इस समय पर कोई कंपैरिजन भी नहीं है। यहां तक कि चाइना और इंडिया में भी डिफेंस स्पेंडिंग की जब बात आती है तो उतना खास कंपैरिजन नहीं कर सकते। इंडिया की आर्म फोर्सेस जो हैं इस समय पर एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से गुजर रही हैं, जहां कटिंग एज टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेट करने की कोशिश हो रही है कॉम्बैट इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए। लेकिन यहां पर भी कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि स्लो अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। 2024 और 2025 को ईयर्स ऑफ टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन डिक्लेयर किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन इंडियन आर्मी अभी भी AI, रोबोटिक्स और हाइपरसोनिक सिस्टम्स जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को रैपिडली इंटीग्रेट करने में स्ट्रगल कर रही है। इसके अलावा इंडिया का डिफेंस एक्विजिशन प्रोसेस भी काफी स्लो हो गया है। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के बीच का टाइम इतना ज्यादा है कि प्रोजेक्ट्स बहुत डिले होते रहते हैं। उसके अलावा अभी भी काफी आउटडेटेड इक्विपमेंट जो है वो इंडियन आर्मी यूज कर रही है। बहुत सारे की प्लेटफॉर्म जैसे कि T-72 टैंक्स और बोफोर्स हाउविट्जर्स 50 साल पुराने हो चुके हैं। ये मॉडर्न थ्रेट्स, स्पेशली चाइना के थ्रेट्स को टैकल करने के लिए आई डोंट थिंक रेडी हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जैसे कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत होने के बावजूद डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन कैपेसिटी अभी भी आर्म्ड फोर्सेस के ग्रोइंग प्रोक्योरमेंट बजट के साथ पेस नहीं रख पा रही है। आज भी इंडिया दुनिया का टॉप आर्म्स इंपोर्टर है। 2014 टू 2018 और 2019 टू 2023 के बीच में 5% का इंक्रीज देखा गया है आर्म्स इंपोर्ट्स में, और नई डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आ रही हैं मार्केट में। उसके बावजूद अभी भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो काफी लिमिटेड है और एसेंशियल हार्डवेयर के लिए अभी भी इंपोर्ट्स पे बहुत हाई डिपेंडेंसी है इंडियन आर्मी की। मॉडर्न असॉल्ट राइफल जैसे कि AK-203 राइफल्स की प्रोडक्शन और इंडक्शन अभी भी बहुत स्लो है। जिन प्रोजेक्ट्स पे अभी काम चल रहा है वो भी डिक्लेयर्ड टाइमलाइन से डिले होते जा रहे
रहे हैं। हम थोड़े समय पहले बात कर रहे थे कि इंडिया के लिए कितने प्राइड की बात है कि अलग अलग देश की जो आर्मीज है, एयरफोर्स है, वो इंडिया के तेजस प्रोजेक्ट में बहुत इंटरेस्ट दिखा रही है। कुछ कंट्रीज तो ऑर्डर्स भी प्लेस कर रहे हैं। लेकिन यही लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस प्रोजेक्ट जो है, जो इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्रिटिकल है, ये अपने टाइमलाइन से बहुत डिले हो चुका है। इनफैक्ट इस प्रोग्राम को 1983 में सैंक्शन किया गया था। तेजस का पहला प्रोटोटाइप 2001 में उड़ा था, 17 साल के बाद। इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस फिर भी उसको 2011 में मिली थी। फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस इनको 2019 में मिली थी। एंड एज ऑफ 2024, मोर देन 40 इयर्स आफ्टर द प्रोग्राम्स इनिशिएशन, इंडियन एयरफोर्स ने जो 2010 में 40 तेजस एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स दिए थे, वो अभी तक इंडियन एयरफोर्स को नहीं मिले। इतने समय में तो राखी के करण अर्जुन मरने के बाद दोबारा पैदा होकर, दोबारा जवान होकर गांव वापस भी आ गए और अपनी मौत का बदला भी ले लिया विलन से। लेकिन अब तक तेजस नहीं आया। राहुल गांधी पैदा होने के बाद 89 इलेक्शन भी हार चुके हैं, लेकिन अभी तक तेजस नहीं आया। रियासत मदीना जो बनना था, वो रियासत पुदीना बन चुका है, लेकिन अभी तक तेजस नहीं आया है। इसका इंपैक्ट यह है कि भारत को अभी भी रशिया और फ्रांस जैसे देशों से फाइटर जेट्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं, जैसे कि रफाल जेट्स, और अमेरिका से अपाची हेलीकॉप्टर्स और शिनूक हेलीकॉप्टर्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं। इंडिया की जो डिफेंस इंपोर्ट्स हैं, वो उसमें से 62% अभी भी इंडिया रशिया से लाता है सिंस 2008। बाकी फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल से आ रहा है। जबकि नेबरिंग कंट्री जो चाइना है, उसने इंपोर्ट्स कट ऑफ कर दिए हैं मोस्टली, और मैक्सिमम डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो खुद बना रहा है और खुद यूज भी कर रहा है। इंडिया के वेंडर्स के पास अभी भी वो टेक और इनोवेटिव स्किल्स की कमी है जो क्वालिटी आर्म्स को डेवलप करे और अपग्रेड कर सके। इस वजह से एसेंशियल हार्डवेयर के लिए अभी भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है इंडिया को। चाइना इस समय पर 6th जनरेशन फाइटर्स डेवलप कर रहा है, और हमारी इंडियन एयरफोर्स अभी भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को इंडक्ट नहीं कर पाई है। ये तो एक सीरियस टेक्नोलॉजिकल गैप है जो हमें एक बहुत सीरियस डिसएडवांटेज देता है चाइना के मुकाबले में। ये तो वही बात हुई ना कि चाइना जो है युद्ध लड़ने के लिए यंग, फिट, जेन जी सोल्जर्स को भेज रहा है, जबकि इंडिया जो है वो बगल वाली बिल्डिंग में ब्लॉक बी के रिटायर्ड अंकल शुक्ला जी को भेज रहे हैं कि शुक्ला जी चाय नीचे रखिए, पैंट पहनिए और जाइए बॉर्डर पर लड़ने के लिए, देश का नाम रोशन कीजिए। तो कुछ सीरियस डिसएडवांटेजेस हैं इंडिया को जहां तक दूसरे सुपर पावर्स की बात आती है, क्योंकि इंडिया खुद देखिए एक सुपर पावर बनना चाहता है, एक विश्व गुरु बनना चाहता है। तो इन डिसएडवांटेजेस को फिक्स कैसे किया जाए? प्रोफेसर के विजय राघवन कमेटी ने कुछ सॉलिड रिकमेंडेशंस दी थी जो डिफेंस R&D को इंप्रूव करने में हेल्प कर सकती है। जैसे अ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, एक नई डिपार्टमेंट बनाने का प्रपोजल है जिसको एक टेक्नोक्रेट लीड करेगा, कोई पॉलिटिशियन या बाबू नहीं। ये डिपार्टमेंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और स्टार्टअप के साथ मिलकर डिफेंस R&D को प्रमोट करेगा। एक डिफेंस टेक्नोलॉजी काउंसिल, एक हाई लेवल काउंसिल एस्टैब्लिश करने का सजेशन है जो पीएम मोदी के अंडर होगी। ये काउंसिल इंडिया के डिफेंस टेक्नोलॉजी का रोड मैप बनाएगी। नेशनल लेवल लेबोरेटरी फैसिलिटीज, सेंट्रलाइज्ड और स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च लैब्स बनानी पड़ेंगी जो सिर्फ DRDO फैसिलिटीज पे डिपेंडेंट ना हो। प्राइवेट सेक्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना और उनकी इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। वेपन सिस्टम्स डेवलप करना बहुत ही महंगा काम है, इसलिए गवर्नमेंट पॉलिसीज क्लियर होनी चाहिए और PSUs को सपोर्ट देना चाहिए ताकि प्राइवेट कंपनीज का फाइनेंशियल रिस्क भी कम हो। प्राइवेट सेक्टर्स का डिफेंस प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन 2023-2024 में 20.8% तक पहुंच गया है, जो 2023 के मुकाबले में 19% से थोड़ा बेहतर है, लेकिन इसको और भी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। उसके अलावा एक स्पेशलाइज्ड ऑफिसर कार्डर चाहिए जो डिफेंस में स्पेशलाइज्ड ऑफिसर और कार्डर्स हो, जैसे कि साइबर एक्सपर्ट्स, जो सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन के जरिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग और एजुकेशन इनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो फ्यूचर वॉरफेयर की डिमांड्स को मीट करे। और अमेरिका का मॉडल भी डेवलप करना पड़ेगा। देखिए, अमेरिका हेविली प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंडेंट है, जैसे लॉकहीड मार्टिन और रेथियन जैसी कंपनीज जो वर्ल्ड क्लास वेपन्स और मशीन्स डेवलप करती हैं अमेरिकन आर्मी के लिए। इनफैक्ट दुनिया के टॉप 5 प्राइवेट आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज सारी अमेरिका की हैं। और देखिए, डिफेंस सेक्टर को सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी की तरफ से भी देखने की जरूरत नहीं है, वो तो है ही, बट डिफेंस सेक्टर एक बहुत प्रॉफिटेबल सेक्टर भी बन सकता है भारत के लिए। अगर हम इंपोर्ट्स को रिड्यूस करके मॉडर्नाइजेशन पर फोकस करेंगे तो इंडिया अपना GDP 2 to 4% से ज्यादा बढ़ा सकता है। इससे मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट होगी जो इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करेगा और सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करेगा और नेशनल सिक्योरिटी को भी बेनिफिट करेगा। अगर हम लोग ये सब कर पाएंगे तो जो इंडिया का सपना है एक मेजर डिफेंस एक्सपोर्टर बनने का, वो भी पूरा हो सकता है। इंडिया ने अनाउंस किया था यूपी का एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो एक एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट है जो इंडियन एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के फॉरेन डिपेंडेंसी
डिपेंडेंसी को कम करने के लिए बनाया जाएगा। इसमें 6 नोड्स हैं, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, चित्रकूट, झांसी और लखनऊ। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रही है बाकी स्टेट एजेंसीज के साथ मिलकर। इसका एम है यूपी को एक बड़ा और एडवांस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए और ग्लोबल मैप पे डिस्टिंक्ट पोजीशन बनाया जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसका प्रोग्रेस भी अभी तक बहुत सिग्निफिकेंट नहीं हुआ है। इसलिए इंडिया को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने पड़ेंगे। आप देखिए इस समय पर चाइना की जो पीएलए है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, इंटेलिजेंटाइज वॉरफेयर की तरफ बढ़ रहा है, जो एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और बिग डेटा जैसी नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। इसके अलावा चाइना स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स का भी इंटीग्रेशन कर रहा है अपने मिलिट्री सिस्टम्स में। यूएसए का टेक्नोलॉजिकल एज अभी भी अनमैच्ड है डिफेंस में। एडवांस सिस्टम जैसे कि F-35 फाइटर्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और साइबर स्पेस कैपेबिलिटीज में भी यूएस सबसे आगे है। और इन सारी ओवरऑल टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन और इंटीग्रेशन में इंडिया, चाइना और यूएस के काफी पीछे है इस समय। अभी जरूरत है कि इंडिया मॉडर्न टेक अडॉप्शन में स्पीड बढ़ाए और एआई, ड्रोन्स और एडवांस वेपन सिस्टम्स में अपने एफर्ट्स एक्सेलरेट करें। इंडिया को अपना R&D बजट भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। इंडिया का डिफेंस R&D स्पेंडिंग 1% से भी कम है, तो यूएस और चाइना के कंपैरिजन में काफी कम। और देखिए, भले ही वॉर हो ना, लेकिन प्रिपेयर होना हमेशा जरूरी होना चाहिए, खासकर इंडिया को, जिसके बगल में एक पाकिस्तान है, दूसरा चाइना है और तीसरा अब आ गया है 100% टर्किश ब्लड बांग्लादेशी। इंडिया ने अपने डिफेंस सेक्टर के टेक्नोलॉजिकल गैप्स को ब्रिज करने के लिए 2025 ईयर ऑफ रिफॉर्म्स डिक्लेयर किया है। यहाँ पर फोकस होगा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, हाइपरसोनिक्स। इस तरह की इनिशिएटिव्स देखिए बहुत जरूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना मॉडर्न वॉरफेयर में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। और यही तो आयरनी है अनफॉर्चुनेटली, कि इंडियन आर्मी के सोल्जर्स दुनिया के सबसे ब्रेव और टफेस्ट सोल्जर्स में से एक है। उनका डेडिकेशन और कमिटमेंट उन पर किसी भी मॉडर्न आर्मी से कम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनकी ब्रेवरी और टफनेस को सपोर्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो हमारे सिस्टम्स डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। सोल्जर्स अपनी ब्रेवरी के दम पे वॉर्स जीत रहे हैं, लेकिन उनका स्टैंडर्ड और परफॉर्मेंस तभी और बढ़ेगा जब उन्हें मॉडर्न टूल्स और टेक का सपोर्ट मिलेगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अकॉर्डिंग टू यू, इंडिया की आर्मी को आप अगर रैंक कर रहे होंगे दुनिया में, तो किस रैंक पर डालेंगे? और आपको क्या लगता है कि अगर आज इंडिया और चाइना के बीच में अगर एक हॉट वॉर होता है, तो इंडिया कैसा परफॉर्म करेगा उस वॉर में? लेट मी नो योर थॉट्स एंड कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई एम जेन्युइनली इंटरेस्टेड। दिस इज नॉट समथिंग जिसमें मैं एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूं, सो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि आप मुझसे ज्यादा इस स्पेस के बारे में जानते हैं, तो प्लीज डू लेट मी नो। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आप लोग को? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। और मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना और यूएसए के कंपैरिजन में कम है, लेकिन दुनिया में हम भी कम नहीं है, हमारी टेक्नोलॉजी भी कम नहीं है। तो आप क्या सोचते हैं इस विषय पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको भी देखिए, उसके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और एक लाइक तो बनता है। बोलिए जय हिंद, जय भारत।